Good morning, my dear students. Today I am to teach you a poem for class 10th. The title of this poem is A Tiger in the Zoo. ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोएम है जिसका टाइटल है A Tiger in the Zoo. Before starting this poem, we will do some vocabularies related to this chapter. So now, let us start learning the vocab. First word is stalk. S-T-A-L-K, stalk. Stalk means follow, पीछा करना होता है. Stalk means क्या होता है? To follow, पीछा करना. Next word is vivid. Vivid, having deep bright colors, मतलब विभिन्न रंगों का होना. विभिन्न रंगों का होना. Pats, हेयर पॉज ऑफ द टाइगर. पैट्स का मतलब यहाँ पे है बाघ का जो पॉज होता है वो मतलब है यहाँ. रेज. रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर. बहुत ज्यादा गुस्सा को रेज कहते हैं. ठीक है. स्नैरल. स्नैरल का मतलब होता है दहाड़ना. साउंड ऑफ द टाइगर. बाघ जो आवाज निकालता है उसको स्नैरल कहते हैं. ठीक है. रोर भी कहते हैं. फैंग. F-A-N-G, फैंग. फैंग का मतलब होता है ए लार्ज शार्प टूथ. एक चमकीला और बहुत ही नुकीला दांत. मोस्टली कैनाइन जो हम लोग कहते हैं और टीथ का एक पार्ट होता है कैनाइन. वही कैनाइन जो काफी शार्प होता है, सफेद. बैरिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है दिखाते हुए. बैरिंग मीन्स डिस्क्लोजिंग, अनकवरिंग, दिखाते हुए. ठीक है. चलिए अब इस पोएम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले पोएम को पढ़ेंगे, इसका लिटरल मीनिंग जानेंगे, फिर इसका इसमें यूज पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस जो है उसके बारे में जानेंगे हम लोग. चलिए तो पहले पढ़ते हैं हम लोग इस पोएम को. देखिए, दिस पोएम कॉन्ट्रैक्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the टाइगर इन द जंगल. देखिए, ये जो पोएम है ये आपको डिफरेंस बताना चाहता है एक जंगल में रहने वाले टाइगर का दूसरे चिड़ियाघर, जू अर्थात चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश किया गया है. इस पोएम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एक पिंजरे में रहने वाला बाघ कैसा अनुभव करता है और उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है, और वहीं एक जंगल में रहने वाला बाघ उसका जीवन किस तरह से व्यतीत होता है. इस पोएम में हम लोग देखेंगे पहले एक पिंजरे में रहने वाले बाघ के बारे में, फिर वापस हम जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में जानेंगे, फिर वापस आएंगे कहाँ, चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. चलिए तो वे स्टार्ट करते हैं. यहाँ जितना मैं लिख सकता था, जितना स्पेस प्रोवाइडेड थे, जितने स्पेस लेफ्ट थे उसमें हमने लिखा है. इज इट, ये दिख रहा है या नहीं, इज इट विजुअली और नॉट, लेट मी सी फर्स्ट. यस, इट इज विजुअल. ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस. दिख रहा है. अगर कुछ कम भी दिखाई दे तो आपके पास बुक्स हैं, उसको देखेंगे. पहले सुनिए इसको. He stalks in his vivid stripes the few steps of his case on paths of velvet quiet in his quiet ways. पोएट कहते हैं कि he stalks. He here refers to the tiger. He का प्रयोग यहाँ हम लोग टाइगर को इंडिकेट करने के लिए किया है. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. बाघ जो है
उसका कलर कैसा है, विविड स्ट्राइप्स है, मतलब कई रंग का, कलरफुल। आप जानते ही है कि बाघ का येलो, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, ये विविड स्ट्राइप्स है, मतलब रंगों का कई रंगों का संग्रह। तो रंगीन बाघ है, होता ही है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो क्या करता है, पीछा करता है, फॉलो करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में ही कुछ कदम चल करके पीछा करता है, मतलब पिंजरे से बाहर जो लोग हैं उसको लग रहा है कि मैं उसे पकड़ सकूं, तो वो क्या करता है, उसका पीछा करता है। ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, वो पीछा करता है ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। देखिए उसका जो पैड्स है, उसके जो पॉज है, वो पॉज कैसे हैं, वेलवेट, मतलब दैट इज वेरी स्पॉन्जी, काफ़ी मुलायम है, उसका वेलवेट की तरह मुलायम उसका जो पंजा है, उससे वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है। कहाँ तक पीछा कर रहा है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदम, पिंजरे में कुछ कदम तक बढ़ता है आगे की तरफ। इन हिज क्वाइट रेज, और वो क्या होता है, वो जो आगे बढ़ रहा है, क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब पूर्ण तरीके से, क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा, मतलब वो शांत से चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, गुस्साया हुआ है कि वो किसी को फॉलो नहीं कर सकता, किसी का पीछा नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज पुट बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वो पिंजरे में है, वो कैद खाने में है, और इस वजह से उसे रेज है, वो गुस्सा है, नाराज है। ठीक है। He should be lurking in shadow. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. एक पहला दृश्य जो हम लोगों ने देखा कि एक पिंजरे में रहने वाले जो बाघ है उसका क्या व्यवहार होता है, वो कैसा महसूस करता है, उसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा में देखा। अब सेकंड स्टेंजा में हम देख रहे हैं एक जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। जो पिंजरा में बाघ है वो अगर कहाँ होता, बाहर होता, आजाद होता, जंगल में होता, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू, देखिए स्लाइडिंग का मतलब छुप जाना होता है और लर्क का मतलब शिकार के लिए इंतजार करना होता है। तो कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे बड़े बड़े घास अर्थात जो झाड़ियाँ है उसमें वो छुप जाएगा, और लर्किंग का मतलब इंतजार कर रहेगा किसका, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, कि जहाँ एक वाटर बॉडी है, मतलब समुद्र है या तालाब है या नदी है, वहाँ पे जो है प्लम डियर जो मोटा हिरन जो है वहाँ पे पानी पीने के लिए जाए, उस जगह पे जाए तो उसको वो छुप करके देखते रहे और उसका शिकार करे। देखिए आप प्लम डियर का इस्तेमाल किया, प्लम का मतलब मोटा गुल्ला थुल्ला, डियर का मतलब हिरन। आप जानते हैं कि बाघ का या शेर का जो पसंदीदा प्रे होता है, जो उसका फेवरेट प्रे होता है, पसंदीदा शिकार जो होता है वो डियर होता है। ठीक है, तो वही पोएट कहते हैं कि अगर वो कहाँ है, अगर वो पिंजरे में है तो बस वो कुछ ही कदम तक चल सकता है, फिर नाराज होकर के वापस हो जाता है। परंतु वही बाघ अगर कहीं बाहर है, वो मुक्त है, जंगल में है, तो वो जंगल में अपने शिकार का इंतजार करते रहे, जब पानी पीने के लिए प्लम डियर आए तो उस पर अटैक कर जाए वो। ठीक है। He should be snarling around houses at the jungle edge. उसे कहाँ रहना चाहिए बाघ को? He should be snarling around houses at the jungle edge. अर्थात उस जंगल, जिस जंगल में बाघ रहता है, उस जंगल के एज में, मतलब उसके बाउंड्री पे, यानी उस जंगल के नज़दीक में कोई घर है, वहाँ पे वो जा करके क्या करे, should be snarling, वहाँ पे वो दहाड़े, around houses, घरों के आसपास जा करके दहाड़े, जिससे लोगों में भय उत्पन्न हो। और ये चाहता है कि ये बाघ है तो बाघ से डरना चाहिए बाकियों को, लेकिन जब वो पिंजरे में होता है तो मात्र एक खिलौना बनकर रह जाता है, बच्चे उसे खिलौने के तौर पे देखते हैं।
तो कवि कहना चाहते हैं कि अगर वो बाहर है तो वो अपने नेचुरल हैबिट को बता सकता है, वो अपने जो उसका नेचर है उसको वो शो कर सकता है, लोगों को धमका सकता है, डरा सकता है, भयभीत कर सकता है। और वो जो जंगल के आसपास जो घर है उसके नज़दीक जा करके वो दहाड़े एंड बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, मतलब ग्रामीणों को वो भयभीत करे, क्या दिखा करके, अपनी फ्रैंक्स, वाइट फ्रैंक्स मतलब अपने कैसे वाइट फ्रैंक्स का मतलब हम लोगों ने देखा है कि कैनाइन जो होता है, दांत जो सबसे नुकीला दांत, शार्प टूथ जो होता है, वो दिखाए और लोगों को डराए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसे तो ये आज़ादी जो जंगल में ना करके जो कहाँ है, एक जू में है, तो जू में रहने वाला टाइगर क्या कर सकता है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो तो कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का मतलब होता है चूना पत्थर वगैरह का बनाया हुआ कोई घर, तो उस कॉन्क्रीट सेल में उसको डाला हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो भी मजबूती है वो तो बिहाइंड बार्स ही है। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है कैद खाने में, पिंजरे में ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो केवल कहाँ तक जा सकता है, केज का जो लंबाई है, जितनी दूरी है उतना ही तक वो जा सकता है। और वो क्या करता है, इससे निराश हो रहा है कि वो बाहर नहीं निकल सकता, और इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, जो उसको देखने आए लोग हैं उसे वो इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो केवल वो आवाज़ सुन पाता है रात में, जो पेट्रोलिंग कार होती है पुलिस की, और जो पेट्रोलिंग कर रहा होता है उसकी आवाज़ें केवल इससे सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आंखों को चमकीली तारों को देखने में इसकी रात बीत जाती है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया इस पोएम को। हमने ये देखा कि पोएट इसको एक स्वतंत्र बाघ और दूसरा कैद में रहने वाले बाघ की तुलना करके उन्होंने बताया कि कैसे कोई बाघ अगर पिंजरे में है तो पिंजरे में होने के वजह से वो स्वतंत्र नहीं है, तो उसे गुलामी की महसूस होती है। वो अपनी वास्तविक जो उसका नेचर है, प्रकृति है, उसको वो नहीं दिखा पाता है, और वो उसकी तीव्र इच्छा होती है कि काश वो बाहर रहे, वो डियर का शिकार करे, गांव में जाकर के लोगों को भयभीत करे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी या पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे जो यूज़ किया गया है। लिटरेरी या पोएटिक डिवाइसेस आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं किसी भी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस में हम लोग देखेंगे राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है इसमें? राइम स्कीम देखिए, पूरे पोएम में एक ही राइम स्कीम रिपीट हुआ है, वो क्या है? ए बी सी बी, ए बी सी बी, यही राइम स्कीम पूरे पोएम में रिपीट हुआ है। जैसे देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ए stripes, the few steps of his cage, B, on parts of velvet quiet, C, in his quiet rage, B, cage rage। ठीक है, तो A B C B। फिर यहां देखेंगे, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। देखिए, grass pass। he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, edge विलेज। तो ए बी सी बी जो राइम स्कीम है यही इस पूरे पोएम में
रिपीट हुआ है। चलिए सेकंड पोएटिक डिवाइसेस, सेकंड लिटरेरी डिवाइस जो हम लोग देखेंगे वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि पर्सोनिफिकेशन is such literary device or such figure of speech that give non-human being a human being nature। ठीक है, आइडेंटिटी, मतलब एक नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिटी प्रदान करता है। कौन? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जैसे टाइगर एक जानवर है, लेकिन यहाँ इसके लिए ही का यूज किया गया है, ही का यूज आप जानते हैं कि पर्सन के लिए होता है और वो भी मेल के लिए होता है, तो ही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, फिर है विजुअल इमेजरी यानी जिस दृश्य की आप परिकल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस दृश्य को अपने माइंड में आपका वो दृश्य चल रहा हो, वो कहलाता है विजुअल इमेजरी। जैसे हम देख रहे हैं कि एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक शेर है, फिर हम देख रहे हैं कि नदी में एक प्लम्प डियर आ रहा है, पानी पी रहा है, तो वो क्या है? विजुअल इमेजरी है। ठीक है, फिर है कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। ये भी हम बता चुके हैं कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड मेनी टाइम्स इन अ सिंगल सेंटेंस। जैसे देखिएगा यहाँ पे एस का है, स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स। ठीक है, स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, तो स्टॉक का एस है। ठीक है, चलिए अब एसोनेंस देखेंगे। एसोनेंस वही होता है रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड इन अ लाइन। जैसे देखिए एसोनेंस में इन हिज विविध स्ट्राइप्स, तो देखिएगा आई काफी बार, आई, ये एसोनेंस हो गया। अब देखेंगे हम लोग एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ consecutive repetition of two or more words starting with the same letter is called alliteration। एक ही सेंटेंस में रिपीट होगा, सेम साउंडिंग, सेम वर्ड से स्टार्ट क्या कोई वर्ड। जैसे देखिए यहाँ पे प्लम डियर पास, तो यहाँ प्लम पास, पी, ये हमारा एलिट्रेशन है। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है टू अपोजिट एडजेक्टिव्स यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में एक ही साथ दो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल होना। जैसे क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब गुस्सा, तो शांत और गुस्सा एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? ये हो गया ऑक्सीमोरोन, ये हो गया ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट है ऑनमोटोपिया बोलते हैं इसको, ऑनमोटोपिया क्या है? साउंडिंग वर्ड्स को ऑनमोटोपिया कहते हैं। ऑनमोटोपिया किसको कहते हैं? साउंडिंग वर्ड्स को। साउंडिंग वर्ड्स जैसे देखिए स्नैरल मतलब दहाड़ना, साउंडिंग वर्ड है, वो क्या हो गया? ऑनमोटोपिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पोएटिक डिवाइस भी इस पोएम का देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबली वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ इट। थैंक यू।